इंडियन चैनल्स पे ब्रेड को इतने बुरे तरीके से बर्बाद किया हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे मेरा सबसे बड़ा मिशन है कि लोगों के दिमाग से ये खौफ निकालना कि ब्रेड घर में बनाना मुश्किल नहीं है। आज का जो वीडियो है या रेसिपी है वो आधे से ज्यादा लोग देखने वाले नहीं है, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब इसके पीछे का कारण क्या है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा कारण सुन लीजिए, चाहे आप वीडियो देखें या ना देखें, क्योंकि मुझे इस बात की इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और मैंने इतने दिनों से इस बात को रोका हुआ था कि मैं नहीं बोलूंगी नहीं बोलूंगी, लेकिन आज मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैं बोलूंगी जरूर। चाहे मेरा थंबनेल देख करके कोई देखे या ना देखे, वीडियो ओपन करने के बाद छोड़े ना छोड़े, यूट्यूब एल्गोरिदम इसको पीछे फेंक दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बोलूंगी जरूर। अब आती है बात मेरे फ्रस्ट्रेशन की। एज अ प्रोफेशनल बेकर मैं क्या देखती हूँ कि हम लोग जो हैं इंडियंस ब्रेड बनाने से इतना डरते हैं कि आप पूछिए मत। हम कमर्शियल ब्रेड जो केमिकल से भरी हुई है वो ले आएंगे, खाते जरूर है, हम क्रिप भी करेंगे यार व्हाइट ब्रेड नहीं खानी नहीं खानी, पर फिर भी खाए बिना हम बाज आते नहीं है। ठीक है, अच्छी ब्रेड हम ज्यादा दिन अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो महंगी इतनी होती है अगर हम केमिकल फ्री ब्रेड्स की तरफ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो फेमस चैनल्स है उनकी तो जिम्मेवारी बनती है कि आप ब्रेड का खौफ ऑडियंस के दिमाग से निकालो, उनको ऑथेंटिक रेसिपीज दिखाओ। मैंने कितने ऐसे बड़े चैनल्स देखे जिसमें कि ब्रेड की रेसिपी, बगेट ब्रेड की रेसिपी बनाई है, लेकिन बगेट ब्रेड का मतलब होता है कि उसका जो क्रस्ट है वो जो है थोड़ा सा क्रस्टी होती है ब्रेड, उसके जो अंदर क्रम्स है वो ओपन होते हैं, लेकिन उन्होंने नॉर्मल ब्रेड को ही बगेट की शेप में दे करके बगेट ब्रेड बोल दिया। यार मतलब कितना गलत है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी इतनी ऑडियंस है, तो आप और अवेयर कीजिए ब्रेड्स के बारे में। जब लोग खा ही रहे हैं तो इसमें गलत भी क्या है, ब्रेड खाना कोई गलत बात नहीं है, इसके लिए भी मैंने अब एक वीडियो बनाया हुआ है। और इससे भी बड़ी बात क्या है, ये तो चलो जो हो गया, एटलीस्ट रेसिपी तो है। कितने चैनल्स तो मैं देखती हूँ कि बेकिंग सोडा डाल करके केक जैसा बैटर बना करके और मैदे या आटे को कच्चा पक्का गूंद के और आटे वाली ब्रेड को भी अजीब तरीके से बना करके पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो हमारी ब्रेड बन गई। और कमेंट्स भी ऐसे हजारों में हैं। मैं सोच रही हूँ मतलब ये हो क्या रहा है कि कहाँ ऑथेंटिसिटी कहाँ चली गई है। आप कुछ भी बना करके प्रेजेंट कर देते हो और आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो कि ये ब्रेड है। मेरा सबसे बड़ा मिशन है कि लोगों के दिमाग से ये खौफ निकालना कि ब्रेड घर में बनाना मुश्किल नहीं है, और अवेयरनेस देना कि यार असली ब्रेड ये होती है जो आप बेकिंग सोडा या केक के बैटर से या उल्टी पुल्टी चीजें डाल करके जो वीडियोस देख के ब्रेड बना रहे हो वो ब्रेड नहीं है। आप कभी उस रेसिपी को ट्राई करके देखो, आपको असली ब्रेड और नकली ब्रेड में पता चलेगा कि आप कच्चा आटा या मैदा खा रहे हो या प्रॉपर ब्रेड खा रहे हो, प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए। तो ये मेरी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा आज मैं बोल दूंगी। रेसिपी तो खैर मैं दिखाने ही वाली हूँ, अब मेरा कंटेंट ब्रेड का चले ना चले मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मिशन तो है कि मैं इंडियन ऑडियंस के दिमाग से इस खौफ को निकाल के ही रहूंगी, जब तक नहीं निकलेगा तब तक। तो खैर अब रेसिपी पर आती हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये रेसिपी जिसे कि कहा जाता है फ्रेंच बगेट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ की रेसिपी है। और बगेट का मतलब फ्रेंच में होता है रॉड, स्टिक या वॉन्ड, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि ये शेप जो है एकदम स्टिक जैसी है, रॉड जैसी है। और ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, मैदा, नमक, पानी और ईस्ट, कोई पांचवा इंग्रेडिएंट नहीं लगता है। तो देखिए ये जो रेसिपी है मैंने ग्लूटेन डाल के बनाई है। ग्लूटेन क्या होता है मैंने पहले भी बताया, लेकिन इस वीडियो में भी मैं एक बार समझाऊंगी। और एक रेसिपी मैंने आपको दी है बिना ग्लूटेन के। मान लीजिए आप ग्लूटेन नहीं मार्केट से लाना चाहते, आप सिर्फ इन 4 चीजों से बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। प्रोसेस सारा इस वाली ब्रेड की तरह रहेगा, बस फर्क ग्लूटेन और बिना ग्लूटेन के है। तो मैं आपके साथ एक शीट शेयर करूंगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम मैदे में ग्लूटेन किसी किसी ब्रेड में क्यों डालते हैं। और मैं ये जानती हूँ कि जो ऑडियंस अभी रुकी है वो सीरियसली ब्रेड को सीखना चाहती है, टाइम पास करने नहीं आई है, तो इतना पेशेंस वो रखेगी। आपके सामने मैंने वो रेसिपी शेयर करी है जिसके साथ मैंने रेसिपी बनाई है, और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या लिए हैं। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैदा लिया है मैंने 485 ग्राम्स, और ग्लूटेन लिया है वाइटल व्हीट ग्लूटेन, जो कि ऑनलाइन बहुत आराम से आपको मिल जाता है। ठीक है, 15 ग्राम। तो हमारा जो टोटल मैदा हो गया वो 500 ग्राम हो गया, दोनों चीजों को मिला करके। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। कोल्ड वाटर हम एकदम चिल्ड वाटर लेंगे, फ्रिज का ठंडा पानी 362 ग्राम्स, और इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लेंगे 3 ग्राम, जो कि मैं अपनी हर ब्रेड की रेसिपी में बोलती हूँ कि आपको यही वाला ईस्ट यूज करना है, क्योंकि इसको आपको जो है एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। और सॉल्ट लेना है 10 ग्राम। ठीक है, तो इन सब चीजों को मैं अभी इसके सब रीजंस बताती हूँ कि मैंने ग्लूटेन इसमें क्यों डाला है। ठीक है,
तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को एक साथ हमें मिला करके इसको नीड करना है। अब मैंने अपने प्रोफेशनल मिक्सर में नीड किया है, आपको अगर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है हर किसी के पास मिक्सर नहीं होता है, तो आप हाथ से करेंगे तो इसका भी जो तरीका है इस तरह के डो को कैसे नीड करना है उसके लिए मैंने एक हमारा फोकेशिया ब्रेड की रेसिपी बनाई थी, जिसका कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आपको नीड करना आसान होगा, आपके हाथ स्टिकी नहीं होंगे, तो बहुत ईजी प्रोसेस है। आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं कि नीड कैसे करना है। सिर्फ नीडिंग वाला आपको प्रोसेस देखना है, उससे पहले वाला जो प्रोसेस है जिसके अंदर मैं इतना बताती नहीं हूँ, मैं फिर कभी बताऊंगी, सिर्फ आपको नीडिंग वाला प्रोसेस देखना है, ठीक है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, ठीक है। अब बात आती है दूसरी रेसिपी की, जिसमें आप चाहते हैं कि मुझे ग्लूटेन लाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक बार ही बस घर में ट्राई करनी है रेसिपी, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो बिना ग्लूटेन की जो हमारी रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं। 750 ग्राम हमारा मैदा है, कोल्ड वाटर ही लेना है, फ्रिज का ठंडा पानी 489 ग्राम्स, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लेना है 6 ग्राम और सॉल्ट लेना है 15 ग्राम। इसके भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपको क्वांटिटी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिटर्न में मिल जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रेशन लेवल एक बार यहाँ लिखा है तो मैं बता देती हूँ कि हाइड्रेशन लेवल क्या होता है, कि हम कितना पानी अपने डो के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हाइड्रेशन लेवल कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मैं जो है 489 ग्राम्स या ml पानी ले रही हूँ 750 ग्राम हमारे मैदा में, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके इंटू 100 हमारा हाइड्रेशन लेवल आ जाएगा, यानी कि हमारे डो का हाइड्रेशन लेवल अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आप फिर से जाहिर सी बात है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक तो आप इंटरेस्टेड होंगे ब्रेड की हर एक बात जानने में। तो हाइड्रेशन लेवल होता है कि हमारे डो के अंदर पानी कितना है, जिसका कि फॉर्मूला ये है, ठीक है। पानी की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय फ्लावर की क्वांटिटी इनटू 100 इज इक्वल टू हाइड्रेशन लेवल। तो ये आपका हाइड्रेशन लेवल है। जितना हमारा हाइड्रेशन लेवल ज्यादा होगा उतने ज्यादा हमारे ब्रेड के ओपन क्रम्स होंगे, यानी कि हमारे ब्रेड के जो आपको होल्स दिखते हैं वो इतने ज्यादा बड़े होंगे। जितना हमारा हाइड्रेशन लेवल कम होगा उसके क्रम्स या होल्स छोटे होंगे। जैसे कि हमारी सैंडविच ब्रेड, बन्स, पाव आप देखेंगे उसके होल्स एकदम छोटे होते हैं, मतलब कि उसमें हाइड्रेशन लेवल जो है हमारा 65% से या 65% या इससे थोड़ा सा कम रहता है। तो ये हमारा हाइड्रेशन लेवल आप समझ गए। अब मैं बताती हूँ कि ग्लूटेन ऐड क्यों करना है, दोनों रेसिपीज में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 65% मेरा हाइड्रेशन लेवल है, यानी कि पानी कम है, लेकिन जिसमें मैंने ग्लूटेन डाला है उसके अंदर जो है पानी की क्वांटिटी हमारी जो है 72% के आसपास है। इतने ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्लावर में जो है हमें ग्लूटेन डालना पड़ता है। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने पहले भी वीडियोस में अपने बताया हुआ है, ग्लूटेन के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया कि ग्लूटेन जब जितना हमारा स्ट्रांग होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही हमारा ब्रेड का स्ट्रक्चर अच्छा होगा और हमारी ब्रेड जो है शेप होल्ड कर पाएगी। लेकिन जो हमारे इंडिया में या जो हमारे नॉर्मल मैदा मिलता है उसका जो प्रोटीन होता है वो कहने को 9 से 10% लिखा होता है, और उस पर उसका जो ग्लूटेन है उसके अंदर जो प्रोटीन एक्चुअल में होता है, यानी कि जो ग्लूटेन की स्ट्रेंथ होती है वो मीडियम में आती है, जो कि हमारे पाव, डिनर रोल्स, सॉफ्ट बन्स, पिज्जा बेस या बिस्किट्स के लिए एकदम परफेक्ट होती है। लेकिन इस तरह की ब्रेड्स के लिए हमें ग्लूटेन थोड़ा सा स्ट्रांग चाहिए होता है, क्योंकि पानी अगर हम ज्यादा डालेंगे तो पानी वो तभी एब्जॉर्ब करेगा जब उसमें स्ट्रेंथ होगी मैदे के अंदर, ठीक है। अगर नहीं होगी तो हमारा डो जो है फ्लैट हो जाएगा। तो इसीलिए जहां पे पानी हमारा ज्यादा डल रहा है या जो थोड़ी सी आर्टिसनल ब्रेड है उसके अंदर हमें ग्लूटेन की स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। अगर तो हमारे पास उस तरीके का फ्लावर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें अपने नॉर्मल मैदा के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूटेन डालना पड़ता है। इसीलिए जो रेसिपी मैं बना रही हूँ उसके अंदर मैंने ग्लूटेन डाला है। अगर मैं नहीं डालूंगी तो मेरा डो एकदम फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि वो जो मैदा है इतने पानी को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बिना ग्लूटेन की रेसिपी बताई है उसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम है, तो इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रीजन है हमारे ग्लूटेन को एक्स्ट्रा डालने का। तो ये यहाँ तक बात हो गई कि ग्लूटेन डाला क्यों है और क्यों नहीं डालना। अब बारी आती है कि उसको अच्छे से हमें डो को नीड करना है। नीड करने के बाद इसको जो है हम लोग किसी बाउल में रखेंगे। बाउल में भी हम लोग स्प्रे करेंगे पानी का, क्योंकि हम इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करेंगे यानी कि पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके जो हाथ है वो चिपकेंगे या डो जो है आपके बाउल से चिपकेगा। इसलिए हल्का सा स्प्रे करके आप अपने डो को उसके अंदर डाल देंगे और आप देख सकते हैं कि डो की शाइन किस तरीके से आ रही है। अभी डो को हमें कुछ एक स्टेप है जो शायद आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ऐसे इस तरह की रेसिपीज में या मोस्टली रेसिपीज में डो को स्ट्रेंथ और ज्यादा दी जाती है, जिसमें कि हमें स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल करना होता है। अब स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड क्यों इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि
अभी हमने डो को इतना नीड किया है, डो में हीट आ गई है, इतना ज़्यादा वो ऐसे मूव करा है, तो इस वजह से जो ग्लूटेन के स्ट्रैंड्स है, जो इसके धागे हैं, वो टूट जाते हैं, तो इनको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से हम लोग एक तो इसको, इसके जो धागे फंसे हुए हैं या जो उलझ के हैं, उसको हम लोग एक तरीके से सीधा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी ईयरफोन है, उसकी वायर है, आप वो उलझी पड़ी है, तो आप उसको एकदम से खींचेंगे तो वो और ज्यादा टूटेगी, तो इसीलिए आप उसको धीरे धीरे से निकालेंगे, है ना, बिल्कुल सॉफ्टली निकालेंगे। तो यही एक तरीका है जब हम अपने ग्लूटेन के जो स्ट्रैंड्स है, जो धागे हैं, उनको सीधा करते हैं, उनको रेस्ट देते हैं और ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, और जितना हम उसको स्ट्रेच एंड फोल्ड करते हैं, उतना ही वो जो है उसके अंदर ग्लूटेन की लेयर हर बारी बनती जाती है, जो कि हमारे डो को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। अब हर 45 मिनट्स का टाइमर लगा के कम से कम 4 बारी कीजिए। अगर आप ऐसी रेसिपी पहली बारी बना रहे हैं, तो उसको 4 बारी कम से कम स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। या तो ऐसे उठा करके ऊपर लाएंगे चारों साइड से, या फिर ऐसे करके उसको नीचे की तरफ करेंगे। दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं। आपको इसमें भी ये देखने को मिल रहा होगा, और जो मेरा फोकेशिया वाली रेसिपी है, उसमें भी मैंने ये वाला स्टेप किया है। तो हमें अब इतना समझ में आ गया कि स्ट्रेच एंड फोल्ड क्यों करना है। अगर आप बिना स्ट्रेच एंड फोल्ड के करेंगे तो आपकी जो बकेट है वो शेप अच्छे से ले नहीं पाएगी। ठीक है, अब बारी आती है कि जब आपने ये वाला प्रोसेस कर लिया, जब लास्ट वाला आप स्टेप करेंगे स्ट्रेच एंड फोल्ड, उसके 30 to 45 मिनट्स के बाद आप उसको जो है फ्रिज के अंदर ये डो को रखेंगे। ठीक है, ये कहलाता है कोल्ड फर्मेंटेशन। अब कोल्ड फर्मेंटेशन भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके 2 कारण हैं, और ये कारण जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भी हमारी इस तरीके की ब्रेड बनने में प्रॉब्लम आ सकती है। कोल्ड फर्मेंटेशन का सबसे पहला कारण है कि ये हमारे ब्रेड के फ्लेवर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, जो कि आपको बेकरी में शायद ऐसी वाली ब्रेड का फ्लेवर देखने को ना मिले, जब तक कि वो बहुत ऑथेंटिक तरीके से इस ब्रेड को नहीं बना रहे हैं। कैफेज में जो आप कभी देखते हैं कि आपको पास्ता के साथ या वैसे ही आपको ये वाली ब्रेड सर्व की जाती है बटर लगा के या गार्लिक बटर के साथ, तो ये जो है उस तरीके से नहीं बनाई जाती है, उसको इतना टाइम नहीं दिया जाता है, वो बना करके फटाफट से बेक कर दी जाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, इसको कोल्ड फर्मेंटेशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ब्रेड का फ्लेवर इतना ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपने नहीं खाया या नहीं करा इस तरीके से, तो आप एक बार जरूर इस बात को ट्राई कीजिएगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे कि मैदे की ब्रेड में कैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ सकती है, तो बिल्कुल बढ़ सकती है। एक्चुअली होता क्या है कि आटे में फाइटिक एसिड होता है, मैदा भी आटे से ही बनता है, तो फाइटिक एसिड की वजह से हमारे जो वाइटामिन्स है, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम या कैल्शियम जैसे वाइटामिन्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो कोल्ड फर्मेंटेशन जो है इन फाइटिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देता है काफी हद तक, जिसकी वजह से कि हमारी बॉडी इन सब वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब कर पाती है। तो कोल्ड फर्मेंटेशन आप समझ गए कि एक तो फ्लेवर लेकर आता है और दूसरा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा देता है। तो अब कोल्ड फर्मेंटेशन आप 12 घंटे कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं, चाहे तो 48 घंटे तक भी कर सकते हैं। मैंने जो कोल्ड फर्मेंटेशन करी है, वैसे मैं 24 घंटे करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था एक दिन के बाद ब्रेड बनाने का, तो मैंने इसको 48 आवर्स के लिए अच्छे से कवर करके, जैसे कि आपने देखा है, चाहे तो आप थोड़ा सा पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं ताकि इसमें ड्राई लेयर ना आए, उसको कवर करके आप इसको फ्रिज में रखिए, और 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद जब आप ब्रेड बनाना चाहे, इसको सीधा बाहर निकालिए। डो को बाहर निकालने के बाद आप एक स्लैब में थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे, क्योंकि डो चिपकेगा नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे। और इसको फिर इक्वल पार्ट्स में, मेरा जो है 200 ग्राम्स के करीब एक डो आ रहा था, उसको जो है आप डिवाइड करेंगे, और इसको शेप देने के बाद ना हमको एक कूश फैब्रिक जिसको कि कहा जाता है फ्रेंच में, वो फैब्रिक वैसे तो यूज होता है, जो कि लिनन का बना होता है और बहुत थिक फैब्रिक होता है। और उसका क्या पर्पस होता है कि जब आप इसको बगेट को शेप देंगे, शेप देने के बाद अगर आप इसको किसी चीज के सहारे नहीं, क्योंकि ये मोल्ड में नहीं है, डो भी उतना ज्यादा स्टिफ नहीं है, अगर आप इसको रखने के बाद ऐसे शेप नहीं देंगे कि ये स्टैंड हो सके, जो हमारा डो है, तो ये फैल जाएगा। तो उसको एक शेप देने के लिए इस तरीके का जो है क्लॉथ यूज होता है। तो अगर आपके पास क्लॉथ, जाहिर सी बात है, नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप घर में भी कोई, अगर आपके पास मोटी चादर है जिसकी कि आप अगर उसको ऐसे तय बनाए तो वो ऐसे खड़ी हो सके, तो उस तरीके की चादर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जब ये नहीं खरीदा था, तो मैंने एक, मेरे पास पिलो कवर था, उसको मैंने इस
फैब्रिक कुश की तरह यूज करके इस्तेमाल किया था, तो बहुत अच्छे से काम किया था। और अगर ये वाली ट्रे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी अगर आप ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप इन फ्यूचर इसको बनाने वाले हैं। तो अभी मैं एडवाइस करूंगी कि आप कोई भी घर में कॉटन का फैब्रिक जो मोटा है चादर, उसको इस्तेमाल करें, उसमें अच्छे से डस्ट करें हमारा मैदा, क्योंकि चिपकना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद जो है जिस तरीके से मैं आपको शेप देना सिखा रही हूँ, थोड़ा सा उसको रोल करेंगे डो को, और रोल करने के बाद जिस तरीके से हम ब्रेड को शेप देते हैं ना, ब्रेड सैंडविच ब्रेड आपने कभी घर में बनाई हो, तो उसको जैसे एक आपने फोल्ड किया, उसके बाद पाम की हेल्प से उसको प्रेस कर दिया ताकि अंदर कोई ऐसे अनइवन टेक्सचर ना आए, फिर एक बारी रोल किया, फिर उसको पाम की हेल्प से जो है आपने प्रेस कर दिया। इस तरीके से रोल करते करते जो लास्ट की जो लाइन है उसको आप अच्छे से बंद कर देंगे, ताकि जब आप ब्रेड को बेक करें तो वो जो लाइन है वो खुले ना, आपकी ब्रेड जो है पूरी अच्छे से बने। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे और फिर इसको हम शेप देंगे। हम ऐसे अपने हाथों की हेल्प से इस पे प्रेशर डालेंगे और इसको लंबा करने की कोशिश करेंगे। अब आप चाहे तो उसके कॉर्नर्स को शार्प कर सकते हैं, चाहे तो इक्वल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की बकेट को शेप देना चाहते हैं, ठीक है। और शेप देने के बाद आप इसको जो फैब्रिक है या जो ट्रे आपके पास है उसमें रख देंगे, कम से कम 1-1.5 आवर के लिए। अभी जैसे गर्मियां है तो 1 आवर भी चलेगा, इतने में ये फर्मेंट या इसकी जो प्रूफिंग है वो हो जाएगी, ठीक है। आप इसको कवर करेंगे गीले कपड़े से या किसी ऐसी चीज से ताकि इसमें ऊपर जो है ड्राई लेयर ना आए, ठीक है। और आधे घंटे के बाद, क्योंकि मान लीजिए आप 1 घंटे के लिए इसको फर्मेंट कर रहे हैं या प्रूफ कर रहे हैं, तो आधे घंटे के बाद आप अपना ओवन ऑन कर देंगे। अब स्टीमिंग मेथड एक होता है जिसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया था, ठीक है। अगर आप वो वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो आपकी जो ये ब्रेड है, जो ओपन क्रम्स है, वो आ ही नहीं पक सकते हैं। उस पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि स्टीमिंग मेथड हर ओवन में किस तरीके से काम करता है। जिसमें फैन है उसमें कैसे काम करेगा, जिसमें फैन नहीं है उसमें कैसे काम करेगा, ठीक है। अगर हम स्टीम नहीं देंगे, इसको हमारे ओवन के अंदर मॉइस्चर क्रिएट नहीं करेंगे, तो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से जो है ओवन की हीट की वजह से आपकी ब्रेड के ऊपर जो है क्रस्ट आने लगेगा, इससे पहले कि आपकी ब्रेड एक्सपैंड करे। तो जब आपने जो इसमें ग्लूटेन इतना अच्छे से डेवलप कर दिया, कोल्ड फर्मेंटेशन कर दिया, आपने हाइड्रेशन लेवल भी कर दिया, सारे आपने वो काम कर दिए जो कि इसके ओपन क्रम्स लेकर आते हैं। लेकिन अगर आपने इसको स्टीम नहीं दी, यानी कि फाइनल स्टेप नहीं किया, तो सारे आपके जो एफर्ट्स है वो सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि स्टीम ही इसको एक्सपेंड करने में हेल्प करेगी। तो स्टीमिंग मेथड का वीडियो जरूर देखेगा। मेरे ओवन में फैन है तो इसीलिए मैंने जो है इस तरीके से कर रही हूँ। मैंने ऊपर भी एक ट्रे को कवर कर दिया ताकि जो फैन की हवा एकदम से जो है मॉइस्चर को जो है हटाए ना और दूर ना फेंके, ठीक है। वैसे मेरा जो क्रम आया था वो और भी बेटर आ सकता था, लेकिन मेरा क्योंकि ओवन का फैन इतना बड़ा है कि जितनी भी मॉइस्चर क्रिएट हो रही थी वो हवा की वजह से जो है हट रही थी। तो मेरे केस में अगर मैं इसको किसी चीज से कवर कर दूं, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इस ट्रे के ऊपर कवर करना, लेकिन अगर यही मेरा मोल्ड होता उसको मैं कवर कर दूं तो इसके क्रम्स और भी बहुत अच्छे आने चाहिए थे। जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है अगली बारी मैं इसको जो है थोड़ा सा फॉयल पेपर का कुछ कवर बनाऊंगी खुद से, ताकि जो है हमारा जो ब्रेड है और ज्यादा अच्छी बन सके। तो ये इसके बाद आप जब भी स्टीम देंगे तो आप पहले 15 मिनट स्टीम देंगे, 230 डिग्री सेल्सियस पर बेक करके करेंगे हम लोग। स्टीम 15 मिनट के बाद जो भी आप स्टीम कर रहे हैं, चाहे आइस है चाहे हॉट वाटर है, जो भी मैंने तरीका आपको उस वीडियो में बताया जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वाला स्टीम का जो तरीका है जो भी कर रहे हैं उसको आप हटा देंगे 15 मिनट के बाद, क्योंकि स्टीम अगर रहेगी तो उसमें क्रस्ट नहीं आ पाएगा। एक बार आपकी ब्रेड एक्सपैंड हो गई उसके बाद हम स्टीम वाला जो भी ट्रे है वो हटा देंगे और फिर हम इसको क्रस्ट आने तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, काफी डार्क ब्राउन होता है, गोल्डन से भी ज्यादा ब्राउन ये वाली ब्रेड होती है, आने तक इसको हम लोग जो है बेक होने देंगे। और जैसे ही बेक होगा हम लोग बाहर निकाल लेंगे। और इसको जो है अगर आप पास्ता के साथ खा रहे हैं तो उसको ऐसे ऐसे कट करेंगे, और अगर आप इसका सैंडविच बनाना चाहते हैं तो बीच में से कट करेंगे ताकि आप पूरा उसके अंदर सैंडविच बना सके। उसके सैंडविचेस बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने किसी तरीके से एक बकेट जो है बचा के रखा था, क्योंकि बच्चे को आज तीनों बच्चों को मैंने अपने जो है नाश्ते में यही सैंडविच बना के दिया था। तो ये मेरी रेसिपी थी बकेट की। और दिल की बात मैंने आपसे कर ही लिया है कि मेरे को किस इतनी बात इसकी कि मुझे किस बात की इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। वीडियो ना चलने की नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत कंटेंट जो दिखाया जाता है ना उससे मुझे इतना दुख होता है ना, मेरे अंदर का बेकर ना
आवाज़ें मारता है कि मैं यार जाके बोल दूँ, ये बात जाके बोल दूँ। इसीलिए फाइनली आज मैंने अपने दिल की बात आप लोगों को बोल दी और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे एफर्ट को या रेसिपीज़ को पसंद करेंगे, चाहे वो ब्रेड की है, चाहे कोई और मैं अपने वीडियोज़ में बनाती आ रही हूँ और इस नॉलेज से कुछ बेनिफिट उठा कर के घर में ब्रेड बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप ब्रेड से रिलेटेड क्या देखना चाहेंगे मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं जो है अलग-अलग तरीके के सैंडविचेस बनाऊँ, क्योंकि मैं एक सैंडविचेस की बुक लेकर के आई हूँ। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे इंडियन मार्केट में या किचन में वो वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते हैं जो कि हम बुक लेकर के आते हैं। तो उनको मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ अपने इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ, मैं ऐसा कुछ करने का सोच रही थी, ये थी नेक्स्ट। तो अगर आपको लगता है कि ये अच्छा आइडिया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट सैंडविचेस के वीडियोस आपको आपके साथ शेयर करूं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से किसी एक नए वीडियो में।